नमस्कार दोस्तों, ज्ञानशाला एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम जिन्ना के 14 सूत्रीय मांग के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमने मोतीलाल नेहरू समिति की रिपोर्ट को पढ़ते वक्त जाना था कि वर्ष 1928 के अंत में कलकत्ता में नेहरू रिपोर्ट पर व्यापक विचार विमर्श के लिए सर्वदलीय सम्मेलन की एक बैठक होती है। इस बैठक में जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट में 3 संशोधन प्रस्तावित किए थे। पहला, केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित किया जाए, जबकि रिपोर्ट 1/4 की बात करती है, अर्थात मुस्लिम जनसंख्या के अनुपात में। दूसरा, जब तक वयस्क मताधिकार को नहीं अपनाया जाता, हमने पढ़ा था कि मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट वयस्क तथा सार्वभौमिक मताधिकार की बात करता है और जिन्ना प्रस्तावित करते हैं कि जब तक वयस्क और सार्वभौमिक मताधिकार लागू नहीं होता, तब तक पंजाब तथा बंगाल, जहां मुस्लिम बहुसंख्यक थे, वहां के विधानमंडलों में मुस्लिमों के जनसंख्या के अनुपात में उनके लिए सीटें आरक्षित की जाए। जबकि मोतीलाल नेहरू समिति इसके खिलाफ थी। समिति का मानना था कि ऐसे प्रांत जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, वहां उनके लिए आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो पंजाब और बंगाल में मुस्लिमों को आरक्षण नहीं देते हैं। तीसरा, अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को दी जाए, जबकि नेहरू रिपोर्ट अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को देता है। सर्वदलीय सम्मेलन इस प्रस्ताव को पारित नहीं करती है, जिससे खिन्न होकर जिन्ना इस सम्मेलन को छोड़ देते हैं। मुस्लिम लीग भी इससे अलग हो जाती है और 1929 में जिन्ना अपनी 14 सूत्रीय मांग रखते हैं और इसी मांग को हम आज पढ़ेंगे कि आखिर उस मांग में उन्होंने क्या क्या रखा था। इस मांग को मूलतः 4 वर्गों के तहत पढ़ सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि जिन्ना उस समय मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते थे, तो जाहिर सी बात है ये उन मांगों को रखेंगे जिससे मुस्लिम हितों की पूर्ति ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो पहली मांग ये करते हैं, ये पहले वर्ग के तहत ये उन मांगों को रखते हैं जिसके तहत प्रांतों को मजबूती मिले, ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम प्रांत का गठन हो, अर्थात ऐसे क्षेत्र जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हों, उन क्षेत्रों को मुस्लिम राज्य या मुस्लिम प्रांत बना दिया जाए और जो मुस्लिम प्रांत हैं उनकी सीमाओं में किसी तरह का परिवर्तन ना हो। इन सब कारणों से उन क्षेत्रों में, उन प्रांतों में मुस्लिम लीग मजबूत होता, क्योंकि मुस्लिम पूरे देश में अल्पसंख्यक थे लेकिन कुछ क्षेत्रों में बहुसंख्यक थे और मुस्लिम लीग चाहती थी उन क्षेत्रों में जहां वो बहुसंख्यक हैं वहां उनकी पकड़ हो। साथ ही वह ये भी चाहते थे कि प्रांत मजबूत हों, केंद्र कमजोर हो, इसीलिए वह चाहते हैं कि अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को दी जाए और जब संवैधानिक संशोधन हो वह बिना प्रांतों की सहमति के ना हो। दूसरे वर्ग के अंतर्गत हम मुस्लिमों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात कर सकते हैं। इसमें वो उन मांगों को रखते हैं जिससे मुस्लिमों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिले, जैसे केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित किया जाए, प्रांतों में 1/3 सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित किया जाए तथा अन्य निकाय जहां भी चुनाव होता हो वहां मुस्लिमों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। ऐसी मांगे वो इस वर्ग के तहत रखते हैं। तीसरा, सार्वजनिक सेवाओं में वो मुस्लिमों का ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं। और चौथे वर्ग के तहत उन मांगों को रख सकते हैं जिसके तहत वो मुस्लिम धर्म और संस्कृति के संरक्षण को बढ़ावा देने वाले मांगों को रखते हैं। तो देखते हैं वो 14 सूत्री मांग क्या थे, वो 14 मांग कौन से थे जो जिन्ना ने रखा था। पहला, संविधान का भावी स्वरूप संघीय हो। मोतीलाल नेहरू समिति भी चाहती थी कि देश का जो स्वरूप हो वो संघीय हो, किंतु जिन्ना और मोतीलाल समिति में अंतर ये था, जिन्ना चाहते थे कि प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियां मिले, जबकि नेहरू समिति चाहती थी कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहे। दूसरा, सभी प्रांतों को समान ऑटोनॉमी प्रदान की जाए, यानी सभी राज्य समान हो और उनकी स्वतंत्रता या स्वायत्तता उतनी ही हो जितना कि अन्य राज्यों को मिले, यानी एक राज्य की स्वायत्तता दूसरे राज्य से अलग नहीं होनी चाहिए। तीसरा, केंद्रीय विधानमंडल द्वारा भारतीय संघ के सभी राज्यों की सहमति के बिना कोई संवैधानिक संशोधन न किया जाए। चौथा, भविष्य में किसी प्रदेश के गठन
या विभाजन में पंजाब, बंगाल और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत की अक्षुण्णता का ध्यान रखा जाए। यानी वे नहीं चाहते थे कि पंजाब, बंगाल और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत जो मुस्लिम बहुसंख्यक थे उनकी सीमाओं में किसी तरह का परिवर्तन हो जिससे वो अल्पसंख्यक न बन जाए। अगला, सिंध को बंबई से अलग कर नया प्रांत बनाया जाए। तो ये देखिए, ये सारे प्रावधान जो हैं या तो प्रांतों को मजबूती दे रहे हैं या तो मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत के गठन की बात की जा रही है। यानी इसे हम वर्ग 1 के तहत रख सकते हैं। अगला, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति बनाए रखा जाए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सर्वदलीय सम्मेलन में यह सहमति बन जाती है कि पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को समाप्त कर दिया जाए और संयुक्त निर्वाचन पद्धति को अपनाया जाए। साथ ही मुस्लिमों के लिए कुछ सीटों का आरक्षण किया जाए। किंतु जिन्ना जब सर्वदलीय सम्मेलन से अलग होते हैं तो अपने इस 14 सूत्रीय मांग में वो पुनः पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की वकालत करते हैं और इसको एक मांग के रूप में इसमें रखते हैं। अगला, केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित हो। अगला, सभी प्रांतीय विधानमंडल में 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित हो। जबकि मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में केंद्रीय विधानमंडल में 1/4 सीटें मुस्लिमों के आरक्षण की बात कही गई थी और प्रांतीय विधानमंडलों में जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, ध्यान दीजिएगा, जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक हों वहां उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित करने की बात कही गई थी। साथ ही उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत जो मुस्लिम बहुल प्रांत था वहां पर गैर मुस्लिम समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण की बात कही गई थी नेहरू रिपोर्ट में। इस बात को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि कहां पर गैर मुस्लिम समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण की बात कही गई थी। साथ ही इस 14 सूत्रीय मांग में एक मांग यह भी था कि देश के सभी विधानमंडलों तथा प्रांतों के अन्य निर्वाचित संस्थाओं में मुस्लिमों को पर्याप्त तथा प्रभावी प्रतिनिधित्व दिया जाए। यानी केंद्रीय विधानमंडल में और प्रांतीय विधानमंडल में मुस्लिमों के लिए सीटें तो आरक्षित की ही जाए, इसके अलावा अन्य निर्वाचित निकाय जहां पर भी चुनाव होता हो वहां पर मुस्लिमों को पर्याप्त तथा प्रभावी प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। ये मांग करते हैं कि मुस्लिमों को ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले। अगला, सभी सरकारी सेवाओं में योग्यता के आधार पर मुसलमानों को पर्याप्त अवसर दिया जाए। यानी अब वो मांग कर रहे हैं कि सार्वजनिक सेवाओं में मुस्लिमों को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले। अगला, सभी संप्रदायों को धर्म, पूजा, उपासना, विश्वास, प्रचार तथा शिक्षा की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए। ये मांग बहुत ही अच्छा था, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। जनरली सेकुलर स्टेट की ये पहचान होती है और भारत का जब संविधान बना तो उसमें इसे शामिल भी किया गया है। किंतु उनकी मंशा सेकुलर स्टेट की नहीं थी, उनकी मंशा मुस्लिमों के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा की ज्यादा थी। अगला, किसी निर्वाचित निकाय या विधानमंडल में किसी संप्रदाय विशेष से संबंधित कोई विधेयक तभी पारित हो जब उस संप्रदाय विशेष से 3/4 सदस्य उसका समर्थन करें। ये बड़ा विवादित मांग थी। इसका मतलब यह हुआ कि किसी विधानमंडल में अगर केंद्रीय स्तर पे कानून बन रहा है तो केंद्रीय विधानमंडल में और प्रांतीय स्तर पे कोई कानून बन रहा है तो प्रांतीय विधानमंडल में यदि वह कानून किसी धर्म से संबंधित है या किसी संप्रदाय से संबंधित है तो वह तभी पारित किया जाए जब उस विधानमंडल में उस संप्रदाय के जितने भी सदस्य हैं उसके 3/4 सदस्य उस बिल का समर्थन कर दें। इसे इस तरह समझिए कि अभी इंस्टेंट 3 तलाक को समाप्त करने का एक कानून बना है भारत में। यदि यह मांग स्वीकार कर ली जाए, 3 तलाक को समाप्त करने वाला जो कानून था, इंस्टेंट 3 तलाक के ध्यान दीजिएगा, इंस्टेंट को ध्यान दीजिएगा, वह तभी पारित होता जब संसद में जितने मुस्लिम सदस्य थे उस समय उसके 3/4 सदस्य उस बिल के समर्थन में आते। तो मान लीजिए कि संसद में कुल 100 सदस्य हैं, ये मान लीजिए, ये मत देखिएगा कि लोकसभा में भी इतने सदस्य होते हैं, राज्यसभा में इतने सदस्य होते हैं, आपने तो 100 ही कहा।
अभी मैंने कह रहा हूं कि मान लीजिए 100 सदस्य हैं और यहाँ पे 20 सदस्य मुस्लिम समुदाय से हैं और टोटल 100 हैं, यानी 80 सदस्य जो होंगे अन्य समुदाय के होंगे और मुस्लिम धर्म से संबंधित कोई विधेयक यहाँ पे लाया जाता है। तो ये विधेयक तभी पारित होता जब 20 में से 3/4 यानी 20 गुणे 3/4 यानी 15 सदस्य इस बिल का समर्थन करें। ये बहुत मुश्किल काम होता, लगभग असंभव होता। अगला, अन्य प्रांतों की तरह बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भी सुधार कार्यक्रम आरंभ किया जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं थी। अगला, संविधान में मुस्लिम धर्म, संस्कृति, भाषा, पर्सनल लॉ तथा मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं के संरक्षण के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाएं। इस मांग से तब कोई तकलीफ नहीं होती जब इसमें वो मुस्लिम धर्म के जगह पे सभी अल्पसंख्यक की बात कर देते, किंतु यहाँ पे केवल वो मुस्लिम धर्म की बात करते हैं। इससे क्या होता है, सांप्रदायिकता बढ़ती है। तो ये इनके कुल 14 मांग थे। आइए अब इस पे आधारित 1-2 प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न, जिन्ना के 14 सूत्रीय मांग किस वर्ष रखी गई? वर्ष 1928 में, वर्ष 1929 में, वर्ष 1930 में, वर्ष 1931 में। हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि जिन्ना अपने 14 सूत्रीय मांग मार्च 1929 में रखते हैं, तो उसे वर्ष पूछ रहा है, तो वर्ष हो जाएगा 1929 यानी विकल्प बी। कभी कभी महीना और वर्ष दोनों पूछता है, जैसे पूछ सकता है फरवरी 1929 में, मार्च 1929 में, अगस्त 1930 में, जुलाई 1930 में। तो क्या आंसर हो जाता? फिर हो जाता मार्च 1929 में। प्रश्न संख्या 2, जिन्ना के 14 सूत्रीय मांग में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? ध्यान दीजिए, पूछ रहा है क्या शामिल नहीं था, यानी आपको 4 विकल्प दिया जा रहा है A, B, C, D और आपको वो आंसर लगाना है जो जिन्ना के 14 सूत्रीय मांग में शामिल नहीं था। तो पहला देख लेते हैं। पहला है संयुक्त निर्वाचन पद्धति बनाए रखा जाए, जबकि जिन्ना अपने 14 सूत्रीय मांग में पृथक निर्वाचन पद्धति की बात कहते हैं। तो ये विकल्प गलत हो जाएगा, ये 14 सूत्रीय मांग में शामिल नहीं था, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और यही पूछ रहा है क्या शामिल नहीं था, तो आंसर भी ए हो जाएगा। हम आगे भी देख लेते हैं। लेकिन केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित हो, ये मांग किए थे। सभी प्रांतीय विधानमंडल में 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित हो, ये भी मांग किए थे। अन्य निर्वाचित संस्थाओं में मुस्लिमों को पर्याप्त तथा प्रभावी प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो इसकी भी मांग किए थे। तो आंसर यह हो जाएगा ए। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।